मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुकात रखती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए सपना देखा करती हैं, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। मैं डॉक्टर बन के अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार परिवार की बेटी हूँ। मेरे ख़ानदान में घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। कोई गरीब रिश्तेदार हो तो बाकी सारे रिश्तेदार उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी को भी यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था कि लड़की कमाने के लिए घर से बाहर निकले। इस रस्म और अजीबोगरीब सिस्टम को तोड़ने वाले इकलौते इंसान मेरे पिता थे। पहले उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और मेरे मामा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिताजी भी एक बिजनेस करने के लिए शहर आए थे, जिन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए शहर में ही शिफ्ट हो गए। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पिताजी और मामा जी बिजनेस के पार्टनर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। माँ के मौत के बाद पिताजी बहुत टूट गए थे। उनको अपना होश भी नहीं रहा था। पिताजी को मेरा ध्यान भी कभी नहीं आया। मेरे खानदान के लोगों ने मेरी परवरिश की। मैं दादी के पास ही रही, स्ट्रॉन्ग माहौल में जहाँ सांस लेते हुए भी घुटन महसूस होती थी। मेरी एक बुआ नॉर्मल नहीं थी, इसलिए उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस होता था और बहुत हमदर्दी भी। तब लोग बुआ को पागल कहा करते थे, मगर मेरे साथ बुआ बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत खुश रहती थी और हम बहुत सारी बातें भी करते थे। मेरे पिताजी महीने में एक बार मुझे अपने साथ शहर ले जाते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। आप लोगों के लिए यह ताज्जुब की बात होगी, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद इतनी अच्छी थी कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी नहीं होती और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम पायल को अपने साथ ही रख लेते हैं। उस वक्त मैं 14 साल की थी। मेरे खानदान के लोग मेरी शादी करने की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी माँ इतनी कम उम्र में ही मेरी शादी हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर ले आए। मैं शहर में आई तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मुझे पागल लोगों का इलाज करना है। मैं अब नॉर्मल और पागल लोगों का इलाज करना चाहती थी। मेरे खानदान के लोगों ने इस बारे में पता चला तो कयामत आ गई। मेरी दादी तो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और मेरे ताऊ जी ने तो रिश्तेदारी ख़त्म करने पर उतर आए थे, मगर मेरे पिताजी ने ठान लिया था कि मेरे पिताजी मेरे खानदान वालों की बातों पर नहीं जाएंगे। मेरे पिता मेरे सपने पूरे करना चाहते थे। उन्होंने मुझे आज़ादी दी और कहा कि तुम जो करना चाहो वैसा करो। ऐसे ही मेरे 6 साल बहुत मुश्किल से कटे। यह बात तो सबको पहले से ही पता थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे ख़ानदान वाले मुझे अछूत समझते थे। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, ना ही किसी को मेरी परवाह थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मकसद को कामयाब होना चाहती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि मैं अपनी मंजिल को पा लिया। आज मैं अपने मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ। मेरी उम्र अब 28 साल है और अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। यह पागल लोग मुझे पूरे नहीं लगते थे, मैं इनको अपना मानती हूँ। कई पागल मरीज मेरे इलाज से सेहतमंद हो चुके हैं। आगरा के अस्पताल में जवान लड़कियों के बच्चेदानी के साथ क्या खेल खेला जा रहा था, यह राज सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आखिर इन लड़कियों की बच्चेदानी किस इस्तेमाल के लिए ली जाती थी? मुंबई से लेकर आगरा तक का सफ़र आसान नहीं था। मैं कभी भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझ पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाकर मेरी काबिलियत पर कई झूठे सवाल उठाकर मुझे फंसा दिए गए थे। मुझे कहा गया कि डॉक्टर पायल, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। आप फ्रॉड मीडिया पर देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ मुंबई में किसी दूसरे अस्पताल में आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। दूसरा रास्ता यह है कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिस वजह से आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे अस्पताल का नाम भी बदनाम नहीं होगा। मुझ पर अपने खिलाफ लगाए हुए झूठ इल्ज़ाम सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। इसीलिए मैंने ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज़ किया,
क्योंकि मेरे खिलाफ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मजबूरन मुझे आगरा के अस्पताल में आना पड़ा था। यहाँ आने से पहले ही यहाँ की काफ़ी कहानी सुन चुकी थी। यह आने से बेहतर यह था कि डॉक्टर समझते कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। और दूसरी बात यह थी कि यहाँ सबसे खतरनाक पागलों को रखा जाता था। मैं पहले ही जिन पागलखाने में नौकरी करती थी वहाँ पर वह मरीज आते थे जिनका इलाज पॉसिबल होता था, मगर आगरा के अस्पताल में तो सुना था कि यहाँ लैला मरीजों को रखा जाता है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। वहाँ जाने से पहले ही वहाँ की कहानी अस्पताल पहुँच चुकी थी। शाम के करीबन 5 बज रहे थे। यहाँ का माहौल तो मैं आते ही देख लिया था। जब मैं वहाँ एंट्री करी तभी एक कैदी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं इस वक्त समझ गई थी कि मेरा यह बहुत मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। मैंने जाते ही अपना चार्ट संभाल लिया। चाहती तो आने के 2-3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती थी, मगर मैंने सोचा कि काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आज से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। पागल खाने के पास ही डॉक्टर स्टाफ के लिए हॉस्टल बना हुआ था। वहाँ कोई भी मुंबई का नहीं था। लोगों को बहुत हैरत हुई कि मैं इतना बड़ा मुंबई शहर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैं किसी से ज़्यादा दोस्ती करनी पसंद नहीं की। मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरा काम पागल औरतों का इलाज करना था। वहाँ अलग अलग तरीके के पागल लोगों को रखा गया था। सबसे खतरनाक कैदी औरतों को बेड़ियाँ डाली दी जाती थी और उनको जंजीरों से बांधा जाता था ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। मेरी ड्यूटी अभी दिमाग के बीमार मरीजों औरतों का इलाज करना था, जो बहुत ही खतरनाक पागल औरतें थे, जिनके इलाज के लिए मैं मेल डॉक्टर की टीम भी थी। मेल डॉक्टर के अलावा वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था। मैं बहुत लगन और मेहनत से अपने मरीज का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज लड़की से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरे इलाज और मेरे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बहुत ही जल्दी ठीक हो रही थी और अक्सर मैं उसे अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि पायल, तुम्हें पता है वह जो बड़ा डॉक्टर आया है ना, वह बिल्कुल अच्छा नहीं है और जानबूझकर बहुत ज़ोर ज़ोर से सुई लगाता है, बाजू में लगाता है। वह लड़की मुझे अपनी दोस्त समझती थी, इसीलिए वह मेरा नाम लेकर पुकारती थी। उसका नाम रिंकी था। मैंने उसे पूछा कि कौन सा बड़ा डॉक्टर। वह कहने लगे कि वह रोज़ मेरी दोस्त को कहीं लेकर जाता है। मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से छुपकर देखती हूँ। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि यह किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी कि आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने के लिए फिर रोज़ वह लड़की मुझे एक ही बात कहने लगी। मैंने अपना दिमाग लगाया कि वह तो अब धीरे धीरे काफ़ी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक होती जा रही थी। हो सकता है वह सच कह रही हो। उस रात में हॉस्टल जाने की बजाय पागल खाने में रिंकी के वार्ड में ही रुक गई। रात के 12 बज रहे थे। अचानक आवाज़ आने लगी। रिंकी मुझे कंधे से हिला रही थी और मुझे खिड़की की तरफ देखने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद ही बंद हुई आंखें एकदम खुल गई। मैंने आंखें मलते हुए बाहर देखा। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वह एक डॉक्टर ही था जो नीचे वाली वार्ड से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। मैं भागकर नीचे गई, मगर तब तक वह उसे अपने साथ लेकर जा चुका था। मुझे उस डॉक्टर का चेहरा नज़र नहीं आया था। पता नहीं वह कौन सा डॉक्टर था और रात के इस वक्त एक पागल लड़की को वह क्यों अपने साथ ले गया था। क्या इलाज में के लिए दूसरी तरफ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जो हालात मेरे सामने थे वही इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ना जाने यह खेल कब से चल रहा था। बेचारी रिंकी तो मुझे रोज़ बताती थी, मगर मैं उसकी बात मानती नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि डॉक्टर ही अपने मरीज का फ़ायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं जानबूझकर फिर से रिंकी के वार्ड में रुक गई, लेकिन इस बार जो लड़की थी वह कल वाली लड़की नहीं, कोई और लड़की थी और 2 डॉक्टर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। डॉक्टर राजीव जो सीनियर डॉक्टर थे
वह कहने लगे कि हम डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए ही लेकर जाएंगे ना। वह मेरे सामने से उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। वह सीनियर डॉक्टर थे, इसीलिए मैं उनको देखकर चुप हो गई। सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक लेडीज डॉक्टर लता और अपने साथ किसी एक पागल औरत को ले जा रहा था। मैं उन लोगों को रोक सकती थी और ना ही वह डॉक्टर उन्हें रोकने दे सकती थी जो रात की ड्यूटी पर होती थी। मैंने उस डॉक्टर से कहा कि तुम्हें जाने क्यों देती हो। कहने लगे कि मैं कैसे रोकूं, सीनियर डॉक्टर राजीव हैं, उनके आगे बोलने की या रोकने की ज़रूरत कोई कर ही नहीं सकता। मैंने पूछा अच्छा ठीक है, मगर उस डॉक्टर को भी तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं तो शक में पड़ी हुई थी। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था और उस पर मेरी शिकायत का कोई असर ही नहीं हुआ। और कहा गया कि डॉक्टर राजीव का इलाज करने का अपना तरीका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी कि वह लड़की बहुत ज़्यादा पागल थी, लेकिन उस लड़की की भी अपनी कोई इज्जत थी। ऐसे कैसे कोई भी उसे बाजू पकड़कर ले जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, मेरी ड्यूटी इस वार्ड से ही लगा दी जाए, लेकिन उस एप्लीकेशन पे साफ इनकार हो गया। कहा गया कि वह बहुत खतरनाक पागल औरतों का वार्ड है और हर तरफ से रास्ता बंद था। ना जाने ऐसा कौन सा राज था और वह डॉक्टर क्या करते थे। कोई भी मेरी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने फैसला किया कि जिन लड़कियों को मैंने उस डॉक्टर को ले जाते हुए देखा था, क्यों ना उन लड़कियों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि वह लड़कियां तो खुद कुछ बताने के काबिल थी ही नहीं। उनका टेस्ट हो जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और पता चल जाता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा था या नहीं। दोबारा रात को वार्ड में सो गई और वहाँ के डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर कहने लगा कि तुम उन बड़े लोगों को इन पागल लड़कियों की खातिर क्यों पंगा मोल ले रही हो। मैंने कहा कि पागलों की डॉक्टर हूँ तो उन्हीं के बारे में सोचूंगी ना। फिर मैं लड़कियों का टेस्ट करने के लिए उनको अपने रूम में बुलाया। जैसे ही मैं उनका टेस्ट करने के लिए उनके कपड़े हटाए, यह देखकर तो मुझे हैरानी आ गई थी कि उस लड़कियों के पेट पर टाके लगे हुए थे, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो। फिर मैं दूसरी लड़की को बुलाया और उन सारी लड़कियों को बुलाया जिनको डॉक्टर राजीव अपने साथ ले गए थे। सब लड़कियों के पेट पर ऑपरेशन हुए और बाकी लड़कियां बिल्कुल ठीक थी। मैं तो यह देखकर चौंक गई थी कि आखिर डॉक्टर राजीव किस किस्म का इलाज कर रहे थे। आखिर पेट का ऑपरेशन क्यों। मैंने 2-3 लड़कियों का यह चेकअप किया और उसके कुछ टेस्ट भी करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में बच्चेदानी गायब थी। मैंने बाकी लड़कियों के भी टेस्ट कराए और यही बात सामने आई। अब तो मैं सही मायने में चौंक कर रह गई थी। डॉक्टर राजीव और उनकी टीम ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा सबूत तो मेरे पास ही है। मैं अस्पताल के सिर के पास जाकर उनको सब डॉक्टर की सारी सच्चाई बताती हूँ। फिर डॉक्टर राजीव इन बेचारी लड़कियों के साथ कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। मैं बहुत जोश और उम्मीद के साथ उठी, लेकिन फिर आधे रास्ते में ही रुक गई। मुझे ख्याल आया कि पहले मैं यह तो मालूम कर लूं कि वह लड़कियों की बच्चेदानी निकालकर किस मकसद में इस्तेमाल कर रहे थे। मैं चुप रह गई। अब मुझे इस बारे में मालूम करना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अस्पताल का आधे से ज़्यादा स्टाफ इस बारे में ज़रूर जानता है। ऐसा मुझे लड़कियों का टेस्ट करवाने के बाद पता चला था। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं इस मामले से दूर रहूं। वह बड़े डॉक्टर हैं और यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। उन लोगों से टक्कर लेना मतलब इस अस्पताल में नौकरी से हाथ धो देना था। यह सब मुझे खुद करना था। अगले दिन अस्पताल में एक नई लड़की को लाया गया। उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की को मैं जानती थी और बहुत ही अच्छे से जानती थी। उस लड़की को देखकर मुझे सब याद आने लगा। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो पहले मेरा इंटरव्यू ले चुकी थी। उस लड़की को मैं अपनी कहानी सुना चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं अपने आज में काम को जैसा लिया था, मुझे बिल्कुल राउंड पर भी जाना था और मैं
जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वह रिपोर्टर मुझे सामने से आई हुई दिखाई दी। कहने लगी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बोलो क्या बात है, और उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। वह लड़की मुझे थैंक यू कहकर भाग गई। मुझे इस अस्पताल में आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मेरी लगन और काबिलियत के दम पर जल्द ही मुझे इस अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया था। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को नोट कर रही थी, इस अस्पताल में कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा था। मेरा शक मुझे बार बार इशारे कर रहा था, मेरे खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है। जब कोई एक अव्वल दर्जे पर पहुंच जाए तब हादसों की भी कमी नहीं होती, मगर पीठ पीछे क्या हो रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। जब पानी सर से ऊपर हो गया था, मेरे खिलाफ संगीत ऑप्शन करा दिया, एग्ज़ाम लगाए गए, क्योंकि अस्पताल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर फंसाया गया था। कुछ दिनों पहले ही अस्पताल की तरफ से अनाथालय के बच्चों के लिए डोनेशन किया गया था कि मैं इतनी रकम डोनेट करूं, लेकिन बाद में पता चला कि वह फेक अकाउंट था जिससे मेल आया था। सारे वाक्य को मिर्ची मसाला लगाकर इसी रिपोर्टर लड़की ने पेश किया था। वह लड़की मेरे सारे वाक्य को मिर्च मसाला लगाकर इसी रिपोर्टर लड़की ने पेश किया था। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। कहा वह लड़की मेरी पर्सनल इंटरव्यू लेने आई थी और अब उसने मेरे बारे में टीवी पर न जाने कैसी कैसी न्यूज़ ब्रेक करती रहती है। इसी लड़की ने मुझे मुंबई में भी फंसाने की कोशिश की थी। इसकी वजह से मेरा मुंबई से यहाँ आगरा का ट्रांसफ़र हुआ था। यह लड़की यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही थी। मैं अपनी बर्बादी का इंतज़ाम इस लड़की को ही ठहराती थी। किसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ आई थी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी, यह इसको कौन यहाँ एडमिट करवा रहा है। मैं 3 महीने पहले ही इस बात की थी जब लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन उस वक्त यह लड़की बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का साथ भी दे रही थी। मगर अब बीमार होकर वह लड़की इस अस्पताल में एडमिट थी। मैं उसके पास गई थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। उसके शरीर पर चोटों के काफ़ी निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को करंट दिया गया हो, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। जो भी था, मगर इस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर बदला लेने के लिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कोशिश में लगी रही कि डॉक्टर राजीव का भी राज तक पहुंच सकूं। मगर अभी तक मुझे कोई भी कामयाबी नहीं मिल पा रहा था। वह बहुत शातिर इंसान था। मेल वार्ड में फीमेल डॉक्टर का जाना माना था, क्योंकि वहाँ मर्द डॉक्टर ही काफ़ी होते थे। मैंने बहुत बार देखा था कि वह लड़कियों को मर्दों वाली साइड पर ले जाते थे। मैं इंतज़ार में थी कि अब कब वह अलग शिकार करेगा, लेकिन अब डॉक्टर राजीव को मुझ पर शक हो चुका था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। डॉक्टर राजीव मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। अगर मैं इधर उधर ताकता झाकी करने लगी कोशिश की तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर राजीव के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपने गुस्से पर काबू करती रही। मैं उनको जवाब देना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ मेरी हलक से नहीं निकल रही थी और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे उनके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहिए था। मैंने देखा कि वह न्यूज़ रिपोर्टर रूपाली तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? वह कहने लगी, वह गंदा आदमी है जो पता नहीं है अब कहाँ चला गया, और डॉक्टर राजीव की बात कर रही थी। मैंने उससे दोपहर की गोली खुद अपने हाथों से खिलाई थी। मेरा इरादा यह था कि मैं जल्द से जल्द उसे बिल्कुल ठीक कर दूं, ताकि मैं उससे पूछ सकूं सुकून कि भाई यहाँ तक कैसे पहुँच गई, यहाँ इस पागल खाने में कौन छोड़कर गया है। और सबसे बड़ी बात तो एक बात, अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की को दिमागी मरीज बना दिया था। यकीनन उसी ने रूपाली की ऐसी हालत की थी। मैंने रजिस्टर चेक किया तो देखा कि रिश्तेदार वाली जगह पर मित्र लिखा हुआ था, यानी उसका कोई दोस्त उसे यहाँ छोड़कर गया था। रूपाली के दिमाग की हालत अब ठीक होने लगी थी।
पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी, मगर जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने पूरे महीने रूपाली का खूब मेहनत की और खूब दिन रात लगाकर, और जिस दिन रूपाली पूरी तरह से ठीक हो गई, मैं रूपाली से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे? कहने लगी कि मैं आपके साथ बुरा किया था, इसीलिए मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मेरा काम था, आपको पता ही है, मैं रिपोर्टर करती हूँ। मुझे पूरे शहर में पागल खानों में ये मालूमात थी कि मेरी वीडियो बनानी थी। मैं इसीलिए फेमस थी क्योंकि मैं किसी भी हालत में ये सच को सामने लेकर आई थी, क्योंकि मैं भेष बदल कर यहाँ आई थी ताकि यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन किए जाते थे। औरतों और पागल औरतों के शरीर से बच्चेदानी भी निकाल दी जाती थी। मैंने यह सब रिकॉर्ड किया हुआ था और मेरे पास सबूत भी हैं। मैं वापस गई और अपने चैनल के मालिक को बताया। उन्होंने वह सारे सबूत मुझे से ले लिए और मुझसे कहा कि मौके पर ही सबके सामने लेकर आएंगे। फिर मुझे आपका इंटरव्यू लेना और हालात का जायज़ा लेने का मौका दिया गया। जी, पागल खाने में आप पहले काम किया करती थी, मैं वहाँ पर भी भेष बदल कर रही, मगर वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपको यहाँ के बारे में भी बताना चाहती थी, इसीलिए आपका नंबर लिया। मैंने चैनल वालों को सब बता दिया था, मगर यह क्या, मैं दंग रह गई। मुझसे कहा गया था कि मैं आपके खिलाफ एक शो मुझसे कहा गया था कि मैं आपके खिलाफ एक शो करूं, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी नौकरी बचाने की खातिर आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने चैनल वालों के कहने पर किया था। बाद में मुझे एहसास हो गया था कि आपके खिलाफ आपके ही 2 डॉक्टर ने मुझे भी इस समय इस्तेमाल किया। मैंने जब चैनल वालों को धमकी दी, यहाँ के जो लोग भी कुछ भी हो रहा था वह सब मालूम हो गया है और अब मैं सारी दुनिया के सामने सच ला कर रहूँगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध दिया। मेरी याददाश्त मिटाने के लिए वो लोग रोज़ मुझे कारण दिया करते थे और यहाँ पर मुझे मेरा पति ही छोड़ कर गया है। मेरे पति मुझे यहाँ पैसे की लालच में छोड़ गए। मेरा नसीब अच्छा था, यह मेरी खुशकिस्मती थी कि आप मुझे यहाँ पर आप जैसी डॉक्टर मिली जिसने मुझे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। रूपाली की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं आजकल डॉक्टर राजीव के पीछे हूँ, वह क्या करते हैं यह सच जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आधी परेशानी तो तुमने ही हल कर दी। तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि वह बच्चेदानी निकाल कर क्या करते हैं। रूपाली मुझसे कहने लगी कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? और पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राजीव के पीछे चली जाऊँगी और सब कुछ पता करके चली आऊँगी, लेकिन इसके बारे में रिस्क का खतरा बहुत ज़्यादा था। मैं रूपाली की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। अब मेरे पास एक और बहुत अच्छा प्लान था। उस आइडिया की रिकॉर्डिंग चलकर सारी सच्चाई हमें मालूम हो सकती थी। मैं अगले ही दिन मार्केट गई और एक बटन कैमरा खरीदा और वह कैमरा लगाकर मैं रूपाली को दे दिया। उस वार्ड में भेज दिया जहां डॉक्टर राजीव को राउंड पर लगाया गया था। रूपाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत जवान लड़की थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रूपाली की तरफ ध्यान जरूर देंगे। जैसे ही रात हुई मैंने देखा कि डॉक्टर राजीव अपने साथ दूसरे डॉक्टर के वार्ड में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकले तो उनके साथ रूपाली थी। मेरा यकीन सच में बदल गया। अब आगे की यह कार्रवाई मुझे करनी थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और रूपाली के हाथ छुड़ाकर, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप लोग जो करते हैं अपने मरीजों के साथ यह बहुत गलत है। इतने सारे लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी और अब इसको अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इस तरह से बोलने पर डॉक्टर राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दोनों खाली हाथ वहाँ से चले गए थे। मैं रूपाली से पूछा कि काम हो गया? उसने कहा, हाँ जी हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर के कोट में डेट पर कैमरा बटन लगा दिया। डॉक्टर राजीव ने अपनी लेबोरेटरी में जाते ही झटके से एक टेबल पर हाथ मारा और दूसरे डॉक्टर से कहा कि इतने दिनों से हमारा रास्ता रोक रही है, इसका तो कुछ करना ही होगा। इससे पहले कि वह हमारी असली तक पहुँचे, हमें उसका कांटा साफ करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में यह प्लानिंग सुनकर हंस पड़ी। अभी उनको मेरे बारे में पता ही नहीं था।
उसी वक्त एक और डॉक्टर कमरे में आए। उनके साथ एक बेहोश लड़की थी जिसे उन्होंने टेबल पर लिटा दिया। मैंने सोचा कि उस लड़की को बचा लूं, मगर सबूत बनाने के लिए ज़रूरी था कि मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग होने दूं। उन्होंने उस लड़की के शरीर से बच्चेदानी निकालकर एक प्लास्टिक के थैली में डालकर उसे पैक कर लिया। उसके बाद उसके शरीर पर टाँके लगा दिए और लड़की को वहां से भेज दिया। यह सब मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका था और यह सबूत उस डॉक्टर राजीव को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी था। बाकी सारी बातें अरेस्ट होने के बाद वह खुद ही पुलिस को बता देता। अगले दिन मैं सारे सबूत पुलिस को देने की वजह सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। उससे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि अगर पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई निकली तो उन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसे ही हरकत कर दिए तो क्या होगा। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड डाल दिया। एक तूफान समझ गया था। पुलिस जब दबाव बढ़ा गया तो आखिरकार पुलिस ने इन सब डॉक्टर को गिरफ्तार करना ही पड़ा। डॉक्टर राजीव ने पुलिस को जो बयान दिए थे, वह जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, वह ट्रांसजेंडर के अंदर बच्चेदानी को प्लांट करके बच्चों की पैदाइश करवाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था। उसने काफ़ी ट्रांसजेंडर के अंदर उन लड़कियों से निकाली हुई बच्चेदानी प्लान की थी। अब आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को अंजाम देना चाहता था। उनके अलावा जो औरतें बांझ होती थी, क्या किसी भी वजह से अपने बच्चेदानी को खो देती थी, यह भारी रकम लेकर और ऑपरेशन क्या किसी भी वजह से अपने बच्चेदानी को खो देती थी, यह भारी रकम लेकर और ऑपरेशन करके उन्हें बच्चेदानी प्लान कर देते थे। अभी इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल ही रही थी कि वह अब मेरी नज़रों में आ गए। मैं उनके पीछे पड़ गई थी और सारी कहानी जानने की खातिर उनको ट्रैक किया। इसके अलावा रूपाली ने जो सबूत कुछ महीने पहले इकट्ठा किए थे, उसने वह भी सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। साथ ही वह अपने चैनल वालों पर भी मुकदमा कर दिया। रूपाली ने एक वीडियो बनाकर दिया, उन डॉक्टरों की अदालत में सजा देती थी और उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया गया। मेरी सच्चाई पता चलने पर मुंबई ने मुझे दोबारा अपना जॉब संभालने के लिए ये आंसर मिल गए थे। अब यहाँ ही रहना चाहती हूँ। यहाँ का माहौल ख़राब नहीं था और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर काफ़ी लगन और मेहनत से काम कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पागलों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ ताकि वह भी हम तुम जैसी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।